हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज बच्चों हम लोग आगे लेक्चर 5 चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ मोशन। लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। आज बच्चों हम लोग कुछ कंटिन्यूएशन करेंगे क्लासिफिकेशन के साथ साथ। हम लोगों ने लास्ट आई थिंक क्लासिफिकेशन लास्ट से लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ट्रांसमिसिबिलिटी, सुपरपोजिशन और क्लासिकल फिजिक्स के बारे में जाना। आज बच्चों हम लोग जानेंगे कि फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अच्छा, हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अगर नहीं देखा बच्चों तो देख लेना जाके। अब क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर उसका रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए क्या करना है? जो वेक्टर्स में लॉज लगते हैं, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो जो वेक्टर के एडिशन लॉज हैं वही हमें फोर्स पे लगा देने। इनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से देख के कि रिजल्टेंट हम लोग को सब पता है कि रिजल्टेंट कैसे निकलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस? हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि भैया रिजल्टेंट क्यों निकाला जाता है। रिजल्टेंट इसलिए निकाला जाता है क्योंकि हमें नेट इफेक्ट फोर्सेस का निकालना है। एक बॉडी पे मान लो 4-5 फोर्सेस लग रही हैं, तो 4-5 की इंडिविजुअल स्टडी करना हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो। आप उन सबको जोड़ के एक सिंगल फोर्स बता दो और उसका इफेक्ट फिर आप कंसीडर कर लोगे बॉडी पर कि वो कैसा प्रभाव डाल रही है बॉडी। ठीक है। अब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स निकालने के हम लोगों ने कुछ मेथड पढ़े थे बच्चों, याद करो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, एक एनालिटिकल मेथड था, और वेक्टर्स बाय द यूज़ ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब यहाँ पर हो रहा है यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करके। अब कहोगे सर ये तो पढ़ा था हम लोगों ने। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि मान लो ये कोई बॉडी है और उस पर 4-5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग मैग्नीट्यूड की। इनका हमको सम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग ग्राफिकल मेथड समझ लेते हैं। हम लोगों को पता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? जैसे मैं पहले लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड याद करो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ का यूज़ कर सकते हैं। क्या पढ़ा था? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था हम लोगों ने। पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, और पढ़ा था पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, ये सभी बच्चों जो लॉ थे इनको हम लोग यूज़ करके रिजल्टेंट निकालते थे। अब इनको ग्राफिकली कैसे यूज़ करते थे? आपको याद आ रहा होगा कि अगर मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इनका हमको एडिशन निकालना है। क्या निकालना है? एडिशन, यानी रिजल्टेंट निकालना है। ए प्लस बी हमें पता करना है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की एक बेसिक क्वालिटी क्या होती है कि उनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और रिजल्टेंट डायरेक्शन भी होती है। तो हम इसको अगर ये 2 और 3 है तो डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, ये हमको पहले से पता है, हमें डायरेक्शन भी जोड़नी पड़ेंगी। तो इन लॉस के अकॉर्डिंग, खासकर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, हम क्या करते थे कि अगर 2 क्वांटिटी हैं तो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे? मान लो ये 5 न्यूटन की एक फोर्स होती, 5 न्यूटन, और ये 10 न्यूटन की एक फोर्स होती, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे? पहले हम क्या करते, अब 1 न्यूटन की कोई स्केल तो होती नहीं, आप 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान के 5 न्यूटन कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से आप क्या करते? एक वेक्टर ड्रॉ कर देते 5 न्यूटन का, जो कि होता वेक्टर ए, और इसी की हेड से बी की डायरेक्शन में, बी है 10 न्यूटन, तो अगर स्केलिंग करोगे, स्केलिंग यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए की हेड से बी की टेल जोड़कर एक वेक्टर और ड्रॉ कर दोगे, वेक्टर बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 न्यूटन। हो जाएगा कि नहीं? तो हम लोगों को पता है कि जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होता था वो क्या होता था? फर्स्ट वेक्टर की टेल और फाइनल वाले वेक्टर का हेड। तो इसको हम जोड़ देते थे, यही हमारा रिजल्टेंट हो जाता था। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता था कि नहीं? और इसकी डायरेक्शन अगर पता करनी है ए से, तो ये वाला एंगल हम लोग किससे? प्रोट्रैक्टर से मेज़र कर सकते थे, और इसकी लेंथ हम स्केल से मेज़र कर लेंगे तो रिजल्टेंट पता चल जाता था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये था 2 वेक्टर्स के लिए। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हो, 2 वेक्टर्स के लिए आप लोग क्या क्या लगा सकते हो? ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू, ये हमको पता है। पॉलीगॉन लॉ कब लगता है? जब मोर देन 2 वेक्टर्स होते हैं। इसको देखो एक बार, ये सब पढ़ चुके हो आप लोग। जल्दी से समझ लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ये चीज़ें सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मान लेते हैं बच्चों
ये एक बॉडी है, उस पर कैसे कैसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक ये फोर्स F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ये F2 लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स ये F3 लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स मान लेते हैं ये लग रहा है F4 इस डायरेक्शन। हमें क्या पूछा गया, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट या नेट फोर्स पूछी गई है, नेट फोर्स। नेट फोर्स यानी इन सब का समेशन। हमें पूछा गया है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये पूछा गया है बच्चों, ये हमें पता करना है। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड में पॉलीगन लॉ से क्या जानते हैं कि भैया यहाँ दो से ज़्यादा फोर्स है, तो हर एक फोर्स को आप पहले तो क्या करोगे, उसको स्केलिंग कर दोगे कि 1 न्यूटन को कुछ सेंटीमीटर मान लोगे, और इन सबको जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे करके दे रखी है, इनकी डायरेक्शन भी दे रखी है। अब हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में किसी एक फोर्स को पकड़ोगे और बाकी सबको उसके हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ दोगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा F1 को। आप कोई भी फोर्स पहले ले सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यानी कि F2 को अगर पहले रख दो, F1 को बाद में जोड़ दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने पहले F1 मान लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो फोर्स ड्रॉ कर लो, उसके हेड से किसी दूसरी फोर्स का टेल, जैसे F2 है तो मैंने क्या करा, F2 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर F2 से क्या है, F3 है, तो मैंने F3 ड्रॉ कर दिया, इसी के हेड से F3 की टेल, याद आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब F3 के हेड से F4 की टेल और उसकी डायरेक्शन बरकरार रखेंगे हम, याद आ रहा है। तो आप देखो सारी फोर्सेस ड्रॉ हो गई, पहले वाले वेक्टर की टेल और फाइनल वाले वेक्टर का हेड, इसको हम एक एरो से जोड़ देंगे, ठीक है, जिसकी टेल होना चाहिए पहला वेक्टर और हेड होना चाहिए फाइनल वेक्टर। यही बच्चों आपका रिजल्टेंट होगा। ये पॉलीगन लॉ में पढ़ा था इन सब का सब। यही बच्चों ग्राफिकल मेथड है, और ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो ग्राफिकल मेथड हमको समझ में आ चुका है। अगर इसका डायरेक्शन पता करना हो तो हम लोग कह देंगे कि फ्रॉम फोर्स F1 इट मेक्स एंगल थीटा। बात समझ रहे हो, ये तो तुम अपना प्रोट्रैक्टर से मेज़र कर सकते हो। तो ग्राफिकल मेथड में हमें क्या पता चला, हम लोगों ने वेक्टर में जैसे कि ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ लगाया था, उसी को हम लोग ड्रॉ करके अपना रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, इसको भी देख लो एक बार, ठीक है। अब बात आती है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल का मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमें जो है ग्राफ राफ यूज़ नहीं करना है, हमें एनालिसिस करके सॉल्यूशन निकालना है। एनालिसिस या कह दो मैथ लगाकर सॉल्यूशन निकालना है, एनालिटिकल मेथड। तो हमें पता है, क्या पता है कि हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ जो पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर डिराइव करा था दो वेक्टर्स के लिए। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था, इसमें जो पहला है आपका एनालिटिकल मेथड में जो पहला मेथड है वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ याद आ रहा होगा बच्चों, नहीं याद आ रहा है तो देख लेना, मैं बस रिवाइज करने के लिए कि फोर्सेस का कैसे निकालेंगे, वो सब सेम है, कुछ चेंज नहीं। अगर दो फोर्सेस हैं जिनको मैं, क्योंकि दो फोर्सेस ऑलवेज कोप्लेनर होती, ये भी हमने पढ़ा था कि दो फोर्सेस जो होंगे वो हमेशा कोप्लेनर होंगी। ये इससे पहले के पहले वाले लेक्चर में जहाँ हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था वहाँ पढ़ा था शायद। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो फोर्सेस, मान लो एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2, इसको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से दिखा दें। इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो, अगर इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो फोर्स, ठीक, ये एक पैरेललोग्राम बन गया है कि नहीं बन गया, थोड़ा तिरछा बना है पैरेललोग्राम, कोई बात नहीं, सीधा बना देते हैं। हाँ, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था कि अगर दो वेक्टर्स हैं जिनको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से एक के बाद एक साइड से दिखाया जाता है, तो पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट बताएगा। यही तो R = F1 + F2। तो नेट फोर्स हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, और रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा। देखो बच्चों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी आप इसका एडिशन निकालोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताना होगा, आपको इसकी डायरेक्शन भी बताना होगी। तो हमें यहाँ क्या क्या पता करना है, R और अल्फा। थीटा तो दे रखा होगा कि दो फोर्सेस के बीच का एंगल इतना है, बात समझ गए। अब हमें ये भी पता है कि जब पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो किसी भी फोर्स के, इसके सामने वाली जो साइड है ये भी इक्वल लेंथ की है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये भी आपकी एक तरीके से F1 है कि नहीं है, और ये F2 है और ये F1 है, तो ये भी आपके F1 हो जाएगी कि नहीं।
ये सब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ बहुत बार, आप लोग वेक्टर देख लेना जाके, ये हो जाएगी F2। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड, या कहते हैं नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बच्चों कितना होता था, याद आ रहा है कुछ कि नहीं? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। याद आया? कह दोगे सर बिल्कुल याद आ गया। आपने ए और बी के फॉर्म में बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, जहाँ F1 F2 क्या है? F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है। बात समझ गए? अब बात आती है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। मान लो कह दें कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट और नेट फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ F1, तो कैसे निकालोगे? हमने ये भी निकाला था, tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो जाता था बच्चों? जिस फोर्स से एंगल पूछा है उसको छोड़ दो, उसके दूसरी वाली फोर्स को पकड़ो, तो वो क्या है? F2। F2 का साइन यानी F2 साइन थीटा अपॉन जिस फोर्स को छोड़ा था उसको ले लो F1 प्लस उसी फोर्स का कॉस F2 कॉस थीटा। याद आ रहा है कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल याद आ रहा है। अगर मैं आपसे कहता कि अल्फा की वैल्यू बताओ विथ F2, तो क्या करते? F2 को छोड़ के F1 का साइन अपॉन F2 प्लस F1 कॉस थीटा, ये हम लोगों को पता था। अब बात आती है, सर पूछोगे कि सर ये तो हम लोग कंप्यूट कर लेंगे, ये वेक्टर में कहाँ पढ़ाया था? तो फिर मैं बताऊंगा पैरेललोग्राम लॉ जाके देखना, उसमें इसका पूरा डेरिवेशन बताया हुआ है, वो एक बार देख लेना आप, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली हमने अप्लाई कर दिया, इसको देख लो एक बार। अच्छा, पैरेललोग्राम कितने लॉ फोर्सेस के लिए लगता है? 2 फोर्सेस के लिए हमने लगाया है, 2 फोर्सेस के लिए। अगर 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट या सम निकालना हो तो हमने पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया, ठीक है। इसको देखो, ये सब बच्चों पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन वही बात है ना, पढ़ा हम लोगों ने चैप्टर 3 में, अब आ गए हो चैप्टर 8 में, तो अगर दिमाग से बीच में उड़ गया होगा तो इसलिए मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देख लिए? दूसरा बच्चों तरीका क्या है? अब यहाँ एनालिटिकल मेथड में भी तो ऐसा हो सकता है कि आपको 2 से ज़्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना हो, तो एक बच्चों तरीका है, ये क्या है? सिंपल एक तरीका है कंपोनेंट मेथड, कि सारी फोर्सेस को एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर लो और फिर जोड़ दो, कंपोनेंट मेथड। ये भी एनालिटिकल तरीका है, मतलब यहाँ पर भी आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है कुछ, आप बस मैथमेटिक्स लगाओगे और आंसर आ जाएगा। कैसे है ये भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 फोर्सेस ले रहा हूँ, ठीक है। एक फोर्स मान लेते हैं ये F1 है, ठीक, जो कि एक्स एक्सिस से या कहते हैं हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है θ1, ठीक है। एक फोर्स आपकी दे रखी है F2, जो कि एंगल बना रही है θ2, और एक कोई और फोर्स ले लो, एक फोर्स ले लो F4, F3, ये एंगल बना रही है आपकी θ3, ठीक है। और आपको इनका रिजल्टेंट बताना है, यानी क्या बताना है आपको? रिजल्टेंट या नेट फोर्स, नेट फोर्स यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 बताना है। अब बच्चों पता है क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि मान लें कि जो रिजल्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, इन सब को जोड़ने पर कोई एक फोर्स आएगी। मैं मान लेता हूँ ये जो रिजल्टेंट है ये इस बॉडी पे किसी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा होगा थीटा। बात समझे? अब बच्चों एक बात बताओ, जब ये रिजल्टेंट इन सारी फोर्सेस का सम है यानी एडिशन है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इनके सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जोड़ दिए जाएं, यानी जो एक्स एक्सिस में इनके कंपोनेंट है, तो उनका जो सम होगा वो रिजल्टेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा? कह दोगे सर बिल्कुल। भाई ऑब्वियस सी बात है कि इन फोर्सेस को जब मैंने जोड़ा तो मुझे रिजल्टेंट मिला, यानी इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा? आर कॉस थीटा, ये बराबर होगा किसके? इन सभी फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। होगा कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूँ इसको देख लो, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? ये होगा आर साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं? अब मुझे पता क्या क्या करना है? मुझे पता करना है आर यानी मैग्नीट्यूड और थीटा ये पता करना है, यानी डायरेक्शन। बात समझे? इसको देखो फिर मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। वो आपको सिर्फ फोर्सेस को डिवाइड करना है एक्स और वाई एक्सिस में, आपको आंसर मिल जाएगा। देख लिया?
अब बच्चों सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सबसे पहले तो फोर्सेस को एक ही पॉइंट पे ड्रॉ कर दो, एक ही पॉइंट यानी कि सबकी टेल एक साथ जोड़ दो। तो अगर ये है हमारी, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो अब मैं करूँगा क्या, सबसे पहले F1 को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, रफली आप ड्रॉ कर दो बस अपने आप समझने के लिए। ये एंगल कितना बना रही है, θ1। ये है आपकी F2, ठीक है, ये कितना एंगल बना रही है, θ2। और एक है आपकी F3, ये कितना एंगल बना रही है, θ3 बना रही है कि नहीं, एक्स एक्सिस। अब मैं आपसे कहूं कि जो रिजल्टेंट है, लेट आर एक्स बी द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट along एक्स डायरेक्शन। यानी मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट होगा ये है रिजल्टेंट, ठीक है, जिसका ये कंपोनेंट कौन सा है, आर एक्स, और ये कंपोनेंट कौन सा है, आर वाई। बात समझे, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आर एक्स, वेक्टर हटा देंगे। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि आर एक्स जो है बच्चों वो क्या होगा, आर एक्स होगा आर कॉस थीटा। मैं मैग्नीट्यूड की अभी बात कर रहा हूं बच्चों, बात समझ रहे हो, कंपोनेंट मेथड है तो मैंने एक्स डायरेक्शन ऑलरेडी बोल दिया तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया है, बात समझे। वहां दिखाने के लिए मैंने वेक्टर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर मैंने आई और जे ये सब यूज नहीं करा, ये सब आपको पता है। तो मैंने कहा कि भैया जो रिजल्टेंट का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो सारी फोर्सेस का सम होगा अलोंग एक्स डायरेक्शन। कह दोगे सर ये क्या लिख दिया, बच्चों ये समेशन का साइन होता है। समेशन का साइन मतलब जब मैं यहाँ पर एफ एक्स का मतलब हो गया सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, सिग्मा का मतलब सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंपली मैं लिख दूं अगर, ये हो जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, F1 cos θ1 हो जाएगा कि नहीं, F2 का क्या हो जाएगा, F2 cos θ2, और उसी तरह F3 का क्या हो जाएगा, F3 cos θ3। अब कोई एक बच्चा यहाँ बोलेगा कि सर F3 तो इतना ज़्यादा एंगल बना रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये तो माइनस होने जाना चाहिए। बच्चों देखो एंगल किससे बना रहा है, एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो जब थीटा 90 से ज़्यादा होगा कॉस के केस में तो ऑलरेडी अपने आप निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर वो दिमाग मत लगाना, वो अपने आप जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखे होंगे, जब क्वेश्चन दिया होगा तो अपने आप वो आ जाएगी वैल्यू, ठीक। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह लेट आर वाई बी द component of resultant in y direction। तो बच्चों आर वाई क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आर वाई हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये सारी फोर्सेस के वाई डायरेक्शन के सम के बराबर होगा। वाई डायरेक्शन में जो उनके कंपोनेंट होंगे उनके सम के बराबर होगा। इसको देख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। कितना सिंपल है, सबके एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट लेके जोड़ दो और उसी तरह सबके वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके जोड़ दो। अभी ये देख लो पहले एक बार, इसको जब मैं बोलता हूँ देख लो, इसका मतलब पॉज करके अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बना लो बच्चों, मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है, देख लिया। तो उसी तरीके से बच्चों आर वाई क्या हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू F1 साइन θ1 प्लस F2 साइन θ2 प्लस F3 साइन θ3 हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब कहो कि सर आपने तो रिजल्टेंट के कंपोनेंट बता दिए, रिजल्टेंट के कंपोनेंट मतलब ये आर एक्स है, ये आर वाई है। आप कहोगे सर रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा आर, तो बच्चों ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हम लोग वेक्टर्स में पढ़ भी चुके हैं, तो ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आर की वैल्यू अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड यानी ये चीज़, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ अंडर रूट में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर।
कह दोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप ये ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, RHS में राइट हैंड साइड में। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, अगर अंडर रूट इधर ले आओ तो R इज इक्वल टू अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, ये तो आप सब लोग जानते ही हो। अब आप कहोगे कि सर RX तो हम कैलकुलेट कर लेंगे ये वाली इक्वेशन से, क्योंकि F1 थीटा 1, F2 थीटा 2, F3 थीटा 3 ये सब दे रखा होगा। तो जब हम RX कैलकुलेट कर लेंगे, RY कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। लेकिन अब फिर वही बात आती है कि सिर्फ इतना ही बता देना क्या हमारा आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी तो एक फोर्स ही है, तो उसका डायरेक्शन यानी थीटा कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये देखो, ये वाले ट्रायंगल में ये RY है, ये जब RY है तो ये भी RY, तो tan थीटा बच्चों क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा RY अपॉन RX, ठीक है। अब बहुत सी बुक में बच्चों क्या लिखा देखोगे कि यहाँ पर ऐसे आप देखोगे, ऐसे का मतलब होता है, ये जो लाइन खींचिए कि मॉडुलस है, मॉडुलस यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आप लोगे। मान लो RX आपका पॉजिटिव वैल्यू +10 न्यूटन आ रहा है, RY आपका निगेटिव आ रहा है -5 न्यूटन आ रहा है, तो आप यहाँ पर 5/10 लोगे, यहाँ माइनस प्लस नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? जब आप एक डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप ऑलरेडी बता दोगे कि RX किस डायरेक्शन में, RY किस डायरेक्शन में, तो आप अपने आप बता दोगे कि R आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बात समझ लो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं अभी फिर से आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि आपको साइन के बारे में टेंशन नहीं लेनी है। कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर क्या कभी हमेशा थीटा एक्स एक्सिस से बनाएगा एंगल? हो सकता है RX निगेटिव आ रहा हो, बात समझो, तो थीटा तो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा? वो सब बच्चों पता चल जाएगा। अभी पहले इसको देखो फिर मैं बताता हूँ। इसको देख लो एक बार। बहुत जान गए हम लोग। अब क्या जानना है हमें? जानना है साइन ऑफ थीटा। ये बच्चों अलग से इस पे ध्यान देना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। बहुत बच्चे गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो दिमाग लगाने लग जाते हैं। कुछ चीज़ों में बच्चों बिना दिमाग लगाए आंसर आते हैं। आपको बस जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ के चलना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि जब आप RX और RY निकालोगे तो 4 केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? पहला केस क्या है कि RX आपका क्या है? RX पॉजिटिव है और RY भी आपका क्या निकल के आया? पॉजिटिव। तो RX होगा इस डायरेक्शन में और RY भी होगा इस डायरेक्शन में। होगा कि नहीं होगा? कह दोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ये होती पॉजिटिव X और ये होती पॉजिटिव Y। होगा कि नहीं? तो जब आप रिजल्टेंट बच्चों निकालोगे R, तो देखो ये थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पहले वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और किससे एंगल बना रहा है? प्लस एक्स एक्सिस से, तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। बात समझिए, प्लस का एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरा केस बच्चों क्या है? दूसरा केस ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि RX आपका हो जाए निगेटिव और RY आपका आ जाए पॉजिटिव। भाई आप जोड़ ही तो रहे हो फोर्सेस को, तो हो सकता है प्लस माइनस आ जाए। तो RY तो आपका रहेगा पॉजिटिव, RX हो जाएगा निगेटिव। हो जाएगा कि नहीं? आपको बस करना क्या है, एक पेपर पे कहीं पर ये डायग्राम बना के देख लेना है अपने हिसाब से, जो भी आंसर आए हो, तब आपको पता चल जाएगा कि थीटा निकालना। मान लो कहते क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इस केस में देखना, इस केस में रिजल्टेंट कुछ ये होगा कि नहीं? वो एंगल किससे बना रहा होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस से। तो या तो आप आंसर में ऐसे लिख दो, रिजल्टेंट इज मेकिंग थीटा एंगल विथ निगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे करके। या अगर पॉजिटिव से एंगल पूछा जाए तो आप सिंपली 180 माइनस थीटा कर दोगे और ये एंगल आप बता दोगे। बात समझ रहे हो? मान लो हमेशा आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बता रहे हो, तो आपको क्या करना है? ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लो। ये तो आप tan थीटा इक्वल टू RY/RX से पता कर लोगे। जो भी वैल्यू आएगी 180 से घटा दोगे, ये वाला एंगल पता चल जाएगा। बात वो तो किसी से भी पूछ सकता है ना कि भाई एक्स एक्सिस से बताओ, निगेटिव एक्स एक्सिस से बताओ। समझ गए? ये डायग्राम बच्चों रफ में जरूर ड्रॉ करके देखना। हम लोग क्वेश्चन भी 1-2 सॉल्व करेंगे जिसमें मैं आपको समझा दूंगा। थर्ड वाला क्या है? थर्ड है बच्चों कि RX आपका निगेटिव है और RY भी आपका निगेटिव है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? RX आएगा आपका इस डायरेक्शन में और RY किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
तो ये जो आर होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये एंगल किससे बनाएगा बताएगा, ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस से ही बनाएगा। लेकिन अब फिर वही बात आती है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर कह रहा है बस आपको डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बतानी है, तो देखो यहाँ पर क्या कितना एंगल हो जाएगा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा कि नहीं, ये देखो 180 प्लस थीटा, तो टेन थीटा तो आर वाई बाई आर एक्स से निकाल लोगे, जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें 180 जोड़ देना। ये क्वाड्रेंट ड्रॉ करके देख लेना। चौथा केस क्या है फाइनल, चौथा केस है कि आर एक्स आपका पॉजिटिव है लेकिन आर वाई क्या है, निगेटिव है। तो क्या होगा, आर एक्स पॉजिटिव आर वाई निगेटिव हो जाएगा कि नहीं, आर वाई निगेटिव आर एक्स पॉजिटिव। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट लाई करेगा, और ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, थीटा, लेकिन किस डायरेक्शन में बना रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ दो चीज़ें। अब अगर आप कह दो कि सर हम एंगल ये बताएंगे, इतना एंगल बताएंगे, प्लस एक्स एक्सिस से इतना एंगल बताएंगे, तो ये थोड़ा एब्सर्ड लगता है, भद्दा लगता है। इससे अच्छा क्या है, इस केस में आप अगर पॉजिटिव थीटा ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो मान लो पहले वाले क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आता तो आप कहते हैं प्लस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, लेट सपोज 30 डिग्री आ रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर आप कह दोगे थीटा इज -30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्योंकि नीचे की तरफ क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस ले लो, थीटा इज नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, थीटा इज पॉजिटिव। आप कह दोगे इन दोनों में क्या है, तो इन दोनों में बच्चों जैसा भी पूछा जाए, अगर निगेटिव एक्स एक्सिस से कह रहा है तब भी थीटा आप पॉजिटिव ही दिखा सकते हो, अगर प्लस एक्स एक्सिस से कह रहा हो तो उसमें 180 से थीटा माइनस कर दो, ये सारे एंगल पॉजिटिव आएंगे। बस इन दोनों क्वाड्रेंट में कंफ्यूजन होता है, बात समझिए, इनको देख लो अब। ये बहुत सिंपल था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको शुरुआत से देख लो एक बार। हमने क्या करा, सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को जोड़ दिया, वाई कंपोनेंट को जोड़ दिया, और उनका फिर समेशन कर दिया, कैसे, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल मेथड्स, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और उनका डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स, तो हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, ठीक है। और थीटा के एंगल क्या होगा, थीटा का साइन क्या होगा, थीटा का साइन होगा डिपेंडिंग अपॉन आर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव दिखा सकते हो विथ प्लस एक्सिस। अगर ज़्यादा दिखा रहे हो, ज़्यादा इन द सेंस 360 में से माइनस कर रहे हो थीटा, तो थोड़ा ख़राब लगता है, ये मैंने बताया था। अगर आंसर ऐसा ही दे रखा हो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में उसमें 180 में से माइनस कर दोगे तो प्लस एक्स एक्सिस से आ जाएगा, वरना आंसर में ही लिख दो कि मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में प्लस कर दोगे थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, या डायरेक्टली कह सकते हो कि आर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। इतना ज़्यादा बताया नहीं जाता है जनरली, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो 180 से ज़्यादा होगा, यहाँ पर ये कितना होगा, 180 से कुछ कम होगा लेकिन 90 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा, 0 से 90 होगा, और यहाँ से 270 टू 360 के बीच में होगा। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताऊँ तो वो कुछ वैल्यू हो सकती है 30 डिग्री 60 डिग्री जितनी में आ जाए। उसको देख लो एक बार, बात समझ गए होगे, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। थीटा कैलकुलेट कर लो, टेन थीटा आर वाई बाई आर एक्स, फिर अपने आप क्वाड्रेंट ड्रॉ करके देख लो आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पे पता चल जाएगा। देख लिया। अब बस बच्चों तीसरा जो मेथड था, हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड देख लिया फोर्सेस को जोड़ने का। कौन सा, एक पैरेललोग्राम लॉ फॉर 2 फोर्सेस और मोर देन 2 फोर्सेस के लिए हम लोगों ने कंपोनेंट मेथड देखा। अब आता है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड कुछ नहीं है, वो यूनिट वेक्टर मेथड है, यूनिट वेक्टर्स। ये बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अगर आपकी फोर्सेस बच्चों इस तरीके से दे रखी हैं, जैसे F1 एक फोर्स दे रखी है, कैसे दे रखी, F1 x i कैप प्लस F1 y j कैप प्लस F1 z k कैप। अब कहोगे सर तीसरा k कैप क्यों जोड़ दिया, मान लो 3 डायमेंशन में है फोर्स, कोप्लेनर फोर्सेस नहीं, मतलब प्लेन में नहीं है, कहीं स्पेस में 3 डायमेंशन में, तो क्या करना है, 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। कोई फोर्स दूसरी क्या है, F2 इज इक्वल टू F2x i कैप प्लस F2y j कैप प्लस F2z k कैप, और कोई तीसरी फोर्स है F3 इज इक्वल टू F3x i कैप
प्लस F3y जे कैप प्लस F3z के कैप। अब F1x, F1y, F1z ये क्या है? x डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड। y F1y क्या है? y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है वो। और F1z क्या है? z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है वो। और i j k क्या है? यूनिट वेक्टर, क्योंकि कंपोनेंट के साथ हमको डायरेक्शन भी दिखानी होगी। अब आपसे अगर रिजल्टेंट पूछा जाए तो कह दोगे बहुत आसान है, इसमें हमें करना क्या है? F1 F2 F3 को जोड़ देना है, i वाले सारे एक साथ जोड़ देने हैं, z वाले y वाले एक साथ और z वाले एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा? F1x प्लस F2x प्लस F3x आई कैप हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह से F1y प्लस F2y प्लस F3y जे कैप प्लस F1z प्लस F2z प्लस F3z के कैप। बस यही आपका आंसर है। कह दो कि सर ये तो बहुत आसान है। ये बच्चों आसान मेथड तब है जब आपको 3 डायमेंशन में दिया जाए और आई जे के कंपोनेंट में फोर्स दे दी जाए। जैसे कि फोर्स मान लो एक फोर्स आपको दे दी गई है 2i प्लस 3j और दूसरी फोर्स दे दी गई है आपको 3i प्लस 4j। आपको रिजल्टेंट पता करना हो तो कुछ नहीं करना है, इन सब दोनों को जोड़ देना। 2 प्लस 3 5i प्लस 3 प्लस 4 7j, यही आपका रिजल्टेंट फोर्स होगी। अब आपको मान लो ये जो आप निकालोगे ये एक रिजल्टेंट फोर्स आएगी जिसमें डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि आई जे के है ना। इसको देखो पहले, फिर मैं बताता हूँ। देख लिया। अब देखो बच्चों, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? वो ऐसे कुछ मान लो होगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। होगा कि नहीं होगा? क्या दोगे सर? बिल्कुल होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हम लोगों ने यूनिट वेक्टर जब वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो पढ़ा था, इन सब के जो कंपोनेंट है आई जे के, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देना और उसका अंडर रूट ले लेना। समझ गए कि नहीं? क्या दोगे सर? बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इस इक्वेशन में डायरेक्शन तो अपने आप दे रखी है आई जे और के एक्स डायरेक्शन में इतने यूनिट, वाई डायरेक्शन में इतने यूनिट और जेड डायरेक्शन में इतना यूनिट। अब डायरेक्शन दे रखी है लेकिन हमें मैग्नीट्यूड भी पता करना है ना। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से, जहाँ पर आर एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? आर एक्स हो जाएगा सारी फोर्सेस का सम इन एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा कि नहीं? आर वाई क्या हो जाएगा उसी तरह से? F1y प्लस F2y प्लस F3y। और आर जेड क्या हो जाएगा? F1z प्लस F2z प्लस F3z हो जाएगा। क्या दोगे सर? बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं इस फोर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करूं रिजल्टेंट को, तो ये अगर मान लेते हैं आपका बच्चों x है, ये y है, ये z है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x डायरेक्शन में आर एक्स यूनिट, y डायरेक्शन में आर वाई यूनिट और z डायरेक्शन में आर जेड यूनिट। इन सब का सम करने पे कुछ हमको फोर्स मिलेगी r। बात समझे? जहाँ पर ये वेक्टर होगा आर एक्स आई कैप, ये होगा आर वाई जे कैप और ये होगा आर जेड के कैप। इन तीनों को जोड़ने पर ये सब बच्चों एक बार देख लेना जाके, मैंने पूरा समझा रखा है कि ये क्यूबॉइड बन जाएगा, वो सब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वेक्टर्स आप पढ़ चुके हो। तो बेसिकली समझना बस इतना है कि अगर यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में फोर्सेस दे रखी हो तो सारी यूनिट वेक्टर कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ लेना है। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन तो इसके अंदर दे ही रखी है, आई जे के दे रखा है, तो इसका मतलब है कि आप ये ड्रॉ कर सकते हो, एक्स में उतने यूनिट चल दो, वाई में उतना, जेड में उतना, तो इनका मिल के कोई एक पॉइंट मिल जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लेंगे। बात समझ गए कि नहीं? इसको देख लो एक बार। तो हम लोगों ने तीनों मेथड समझ लिए। बस एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ आपको। छोटी सी चीज़ क्या बतानी है कि अगर बच्चों पैरेलल फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस, तो इनका सम करना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? मान लो एक फोर्स F1 दे रखी है, ठीक है, इस डायरेक्शन, एक फोर्स F2 दे रखी है इस डायरेक्शन, एक फोर्स F3 दे रखी है इस डायरेक्शन। तो पैरेलल फोर्सेस है और 2 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल, ठीक है, यानी एक ही प्लेन में। तो बच्चों यह एक चीज़ बताओ, अगर एक ही प्लेन में है तो हमें सबसे बढ़िया तो एक चीज़ ये होती है कि हमें यहाँ पर
डायरेक्शन दिखाने के लिए ज़्यादा कोई टेंशन लेने, पैरेलल है और कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया बच्चों? अब ऑब्वियस ही बात है, पैरेलल है तो कोलिनियर है तो पैरेलल तो होंगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोलिनियर फोर्सेस का सम। कोलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन में लाई करती। इनको बच्चों अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे? बहुत आसान है। कोलिनियर यानी एक ही लाइन में, और एक ही लाइन में किसी वेक्टर को दिखाने का मतलब होता है उसकी सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो इधर या इधर। तो या तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस को पॉजिटिव मान लूँ और निगेटिव एक्स एक्सिस को निगेटिव मान लूँ, बात समझो। तो ये सारी फोर्सेस जो इधर जा रही हैं वो पॉजिटिव, इधर जा रही हैं वो नेगेटिव। तो ये F1 का मैग्नीट्यूड अगर F1 है तो उसको प्लस F1 ले लो। F2 इधर जा रही है तो इसका मैग्नीट्यूड माइनस F2 ले लो। माइनस F2 क्यों? क्योंकि ये इधर की तरफ जा रही है ना, हमें जोड़ना है विद डायरेक्शन। F3 किधर जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये पॉजिटिव ले लो। इन सबको जोड़ दिया हमने। भाई ऑब्वियस सी बात है, जोड़ोगे तो सेम डायरेक्शन वाली एक साथ जुड़ जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन वाली एक साथ जुड़ जाएंगी, फिर घटा दो। इसका साइन जो आएगा वो हमें बता देगा कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है। मान लो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब रिजल्टेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब निगेटिव। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि मान लेते हैं एक ये 2 न्यूटन का फोर्स है, एक ये 5 न्यूटन का फोर्स है और एक ये 6 न्यूटन का फोर्स। अब मुझसे कह दिया इनका रिजल्टेंट बताओ, तो सिंपल है, 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस का ये हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में -5, ये माइनस इसी से आया, और ये उधर की तरफ जा रहा है तो प्लस का 6। तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 6 + 2 8 -5, प्लस का 3 न्यूटन आया कि नहीं है? प्लस का 3 न्यूटन, यानी कि आप सिंपली बोल दोगे रिजल्टेंट इज 3 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस। बात समझ गए? मान लो ये निगेटिव आ जाता तो कह देते हैं रिजल्टेंट इज इतना अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस। ये देख लो एक छोटी सी चीज़ बस। बहुत कुछ पढ़ लिया बच्चों, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। देख लिया? देखो बच्चों, हम लोगों ने इस लेक्चर में कोई बहुत खास चीज़ नहीं पढ़ी। वेक्टर जो पढ़ा था उसी को रिवाइज करा, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, क्या क्या पढ़ लिया एक बार फिर देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या? हम लोगों ने पढ़ा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल में हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ लगा के देखा कि भाई हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ दो, सम आ जाएगा। और क्या देखा? पॉलीगन लॉ में, मतलब मोर देन 2 फोर्सेस को कैसे जोड़ते हैं। एनालिटिकल में हम लोगों ने पैरेललोग्राम का वो फॉर्मूला रिवाइज करा, और कंपोनेंट मेथड देखा कि हमें अगर मोर देन 2 फोर्सेस हैं तो उनको कैसे जोड़ना है। और एक वेक्टर मेथड देखा यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में, कि अगर सारी वेक्टर फोर्सेस यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तो उनको जोड़ना बहुत आसान है। सारे कंपोनेंट i j k के जोड़ दो और उनका स्क्वायर करके अगर सम ले लें, अंडर रूट ले लें, तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। बात समझ गए? थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।